स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि क्या आपके मोबाइल पर भी आया है सरकार का मैसेज, इन जगहों पर भीषण लू चलने की संभावना। दरअसल बात है कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और फिर लू को लेकर के सरकार की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत लोगों के मोबाइल पर चेतावनी संदेश भी भेजे जा रहे हैं, यानी कि मैसेज भेजे जा रहे हैं लोगों के मोबाइल पर। इस मैसेज के जरिए लोगों को आने वाले दिनों में तेज गर्मी और फिर हीट वेव से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, जिससे लोग पहले से ही सावधानी बरत सके। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने कई राज्यों और फिर जिलों में हीट वेव चलने की संभावना जताई है, जहाँ पर तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को एसएमएस के माध्यम से अलर्ट भेजा जा रहा है ताकि वे जरूरी सावधानियां अपनाएं और लू के खतरे से बच सके। तो ऐसे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपके मोबाइल पर भी इस तरीके के मौसम से जुड़े हुए अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, हाँ या ना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार के पंचायत सरकार भवनों में अब बैंक, डाकघर और फिर सुधा मिल्क पार्लर, गांव में बढ़ेगी जन सुविधाएं। दरअसल बात है कि बिहार सरकार गांव में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब पंचायत सरकार भवनों को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर एक ही जगह पर बैंकिंग, डाकघर और फिर अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पंचायत भवनों में बैंक शाखाएं, डाकघर सेवाएं और सुधा मिल्क पार्लर खोलने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही जरूरी सेवाएं मिल सकेगी। इसके साथ ही दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता भी आसान होगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और फिर लोगों का समय और फिर पैसा दोनों बचेगा। साथ ही ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम माना जा रहा है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सुधार आने की उम्मीद है। गाड़ी चलाने वालों को तगड़ा झटका, पेट्रोल डीजल को लेकर के लागू हुआ नया नियम। दरअसल बात यह है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के सरकार की ओर से नए नियम लागू किए जाने के बाद वाहन चालकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। नए बदलाव का असर सीधे तौर पर आम लोगों की जेब और फिर ईंधन से जुड़ी हुई आदतों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इन नए नियमों का उद्देश्य ईंधन की खपत को नियंत्रित करना, प्रदूषण कम करना और फिर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल के उपयोग को लेकर के कई स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन नियमों को लेकर के लोगों में असमंजस भी है, जब वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे नए अपडेट पर नज़र बनाए रखें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरीके की परेशानी से बचा जा सके। तेजस्वी यादव बोले, एक जाति का हो रहा इनकाउंटर, अब बीजेपी ने दिया जवाब। जाने क्या है कुछ खास। दरअसल बात है कि बिहार में इनकाउंटर को लेकर के सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में पुलिस कार्रवाई और फिर इनकाउंटर में जाति का एंगल देखने को मिल रहा है। जहां उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और फिर बीजेपी जेडीयू नेताओं ने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है और कुछ खास जातियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हाल के पुलिस इनकाउंटर का हवाला देते हुए सरकार से सवाल पूछा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई है। वहीं पर बीजेपी और फिर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि पुलिस अपराध और फिर कानून व्यवस्था के आधार पर कार्रवाई कर रही है, उसमें जाति देखने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। सम्राट कैबिनेट के 13 बड़े फैसले, बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई है, जिन्हें बिहार के विकास और फिर जन सुविधाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल
13 बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका सीधा फायदा आम लोगों, युवाओं और फिर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार इन फैसलों में रोजगार, उद्योग, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और फिर प्रशासनिक सुधार से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल है। जैसे सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार के अवसर देना, निवेश को बढ़ावा देना और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और फिर पारदर्शी बनाना है। इन निर्णयों को राज्य में विकास की रफ्तार तेज करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन फैसलों के लागू होने से लोगों को रोजमर्रा की सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा और बिहार की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। नीतीश के जिले से उनके ही एमएलए ने फूंका विरोध का बिगुल। आनंद मोहन के बाद हरि नारायण सिंह कतार में ये दो नेता। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में जेडीयू के अंदर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर के सामने आने लगी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ही पार्टी के विधायक हरि नारायण सिंह ने विरोध के सुर तेज कर दिए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज और बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार हरनौत से विधायक हरि नारायण सिंह ने पार्टी की कार्यशैली और फिर अंदरूनी स्थिति को लेकर के नाराजगी जताई है। इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन भी जेडीयू नेतृत्व और फिर सरकार पर गंभीर सवाल आरोप लगा चुके हैं। अब लगातार सामने आ रहे बयानों से ये चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कभी भारतीय किचन का किंग था डालडा, 90% बाजार पर था कब्जा, जाने कैसे अर्श से पहुंचा फर्श पर। दरअसल बात है कि एक समय ऐसा था जब भारतीय रसोई में डालडा का नाम लगभग हर घर में सुनाई देता था। डालडा घी, जब वनस्पति घी की दुनिया में डालडा का इतना दबदबा था कि लोग ब्रांड नहीं बल्कि पूरे प्रोडक्ट को ही डालडा कहने लगे थे। जहाँ 1950 से 1980 के दशक तक इसका बाजार पर लगभग एक तरफा राज माना जाता था और ये भारतीय किचन का सबसे लोकप्रिय कुकिंग माध्यम बन चुका था। जानकारी के अनुसार डालडा को ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर ने भारत में उतारा था, जहाँ उस दौर में असली घी काफ़ी महंगा हुआ करता था। इसीलिए सस्ते विकल्प के रूप में वनस्पति घी तेज़ी से लोकप्रिय हो गया। डालडा की आक्रामक मार्केटिंग, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और अलग पहचान वाली टिन पैकेजिंग ने इसे गांव से शहर तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि ब्रांड भारतीय घरों की पहचान बन गया। लेकिन समय के साथ लोगों की खान पान आदतें बदलने लगी, हेल्थ को लेकर के जागरूकता बढ़ी और ट्रांस फैट को लेकर की चिंता सामने आने लगी। डॉक्टरों और फिर विशेषज्ञों ने वनस्पति घी को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग रिफाइंड ऑयल और फिर दूसरे हेल्दी विकल्पों की तरफ बढ़ने लगे और आज धीरे धीरे डालडा समाप्त की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप उस डालडा के दौर को देखे हैं, हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार कैबिनेट के फैसले, युवा पेशेवर नीति 2026 मंजूरी, कैमूर में एथेनॉल तो नालंदा में चावल मिल को हरी झंडी। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है, जिनका असर रोजगार, उद्योग और फिर निवेश के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। सरकार ने युवा पेशेवर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नए अवसर और फिर बेहतर प्रोफेशनल माहौल उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने कैमूर जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की स्वीकृति भी दे दी है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर नालंदा में चावल मिल स्थापित करने को लेकर को भी हरी झंडी दे दी गई है, जिससे कृषि और फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में निवेश को गति मिलेगी और उद्योग के विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। कैबिनेट के इस निर्णय को बिहार में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम, वैशाली के 24 स्कूलों पर जुर्माने की तैयारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फिर नियमों के उल्लंघन पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। वैशाली जिले में कई प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे स्कूल प्रबंधन में हरकत मच गया है। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान 24 निजी स्कूलों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आई है। आरोप है कि कई स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फीस, मान्यता और फिर अन्य प्रशासनिक नियमों को लेकर की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जाँच करके कार्रवाई का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि अभिभावकों और फिर छात्रों को परेशानी न हो।
बिहार में 2-2 लाख देने का वादा करने वाले खुद सत्ता छोड़ भागे, दरभंगा में प्रशांत किशोर का तंज। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विपक्ष और फिर पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए तीखा तंज कसा है। जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि जो लोग कभी जनता को 2-2 लाख रुपए देने का वादा करते थे, वही अब सत्ता छोड़ करके भाग गए हैं। उन्होंने इशारों में राजनीतिक दलों की वादा खिलाफी और फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिशों पर सवाल उठाए हैं, जहां उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करती। उनके इस बयान को आगामी राजनीतिक रणनीति और फिर जन समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है, जिस पर अन्य दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने की संभावना है। गौ तस्करी के नाम पर पशु व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, आरजेडी एमएलसी ने डीजीपी से मिलकर के की सख्त कार्रवाई की मांग। दरअसल बात है कि बिहार में गौ तस्करी के नाम पर पशु व्यापारियों के उत्पीड़न का मामला गर्मा गया है। राजद के एक एमएलसी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए डीजीपी से मुलाकात की और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व गौ तस्करी के नाम पर निर्दोष पशु व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं और उनके साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। दरभंगा और फिर नवादा की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। डीजीपी से मुलाकात के दौरान सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की गई है। प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। बिहार के युवाओं की लगी लॉटरी, एक साथ शुरू हुई 2 बड़ी सरकारी भर्तियां। दरअसल बात यह है कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी राहत और फिर खुशखबरी सामने आई है, जहां पर एक साथ 2 बड़ी सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही युवाओं के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और इसे रोजगार के क्षेत्र में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार इन भर्तियों के तहत विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने की तैयारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फिर योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार के 5 जिलों में आज हीट वेव का रेड अलर्ट, पटना में आंधी बारिश के आसार। देखिए मौसम का पूर्वानुमान। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम एक बार फिर से तेजी से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में भीषण गर्मी और फिर लू को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। खास करके दक्षिण और फिर पश्चिमी बिहार के इलाकों में तापमान काफी ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार कई जिलों में गर्म हवाएं चलने और फिर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने, ज़्यादा पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं पर राजधानी पटना समेत कुछ जिलों में मौसम का अलग रूप देखने को मिल सकता है। यहाँ तेज आंधी और फिर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और फिर खुले स्थानों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। इटली की पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी मेलोडी ट्रॉफी, तो बोले पप्पू यादव सर आपकी। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ा एक वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी ट्रॉफी दी है, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन गया है। जानकारी के अनुसार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बयान दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा और तेज हो गई है, जहाँ उनके बयान को लेकर के समर्थक और विरोधी दोनों तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर फिर से तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं पर कई लोग इसे हल्के फुल्के राजनीतिक कटाक्ष के रूप में भी देख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका, शुभेंदु सरकार ने छीना आरक्षण, सरकार में बदला ओबीसी कोटा का गणित। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जहां राज्य में आरक्षण व्यवस्था को लेकर के हुए नए बदलाव और फिर फैसलों के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कई मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सूची से हटाने और फिर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों पर असर पड़ेगा और सामाजिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से इसे नियमों और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला बताया जा रहा है।
जाति देख करके एनकाउंटर की तेजस्वी यादव की बात में कितना दम, सम्राट राज में 11 मुठभेड़ का पूरा हिसाब, अभी हम आपको बताएंगे। दरअसल बात है कि बिहार में एनकाउंटर को लेकर के जारी सियासी बहस के बीच अब आंकड़ों के जरिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई एनकाउंटर में जाति का असर दिख रहा है या नहीं। जानकारी के अनुसार सम्राट सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 11 मुठभेड़ों के मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं के आंकड़े और फिर केस डिटेल का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून के आधार पर हुई है या इसमें किसी तरह के पक्षपात देखने को मिलता है। वहीं पर सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से अपराध और फिर कानून व्यवस्था के आधार पर होती है, जबकि विपक्ष इसे लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर के बिहार की राजनीति में बहस तेज हो गई है और फिर आने वाले समय में ये मुद्दा और भी गर्मा गया है। पेट्रोल डीजल का खेल खत्म, अब 100% एथेनॉल से दौड़ेगी गाड़ियां। सरकार के इस बड़े फैसले से तेल कंपनियों में मची खलबली। दरअसल बात है कि भारत सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जब सरकार E85 और E100 यानी कि 85% से लेकर के 100% एथेनॉल पर चलने वाले गाड़ियों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, जिससे ऑटो और फिर तेल सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार सरकार ने उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर के नए नियमों और फिर मानकों पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में E22, E25, E27 और E30 जैसे नए फ्यूल ब्लेंडर्स के मानकों को भी मंजूरी दी गई है, जो भारत की एथेनॉल नीति को अगले स्तर पर ले आने की तैयारी मानी जा रही है। इसके पीछे मकसद कच्चे तेल की आयात को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण घटाना बताया जा रहा है कि सरकार आने वाले 2 वर्षों में देश भर में हजारों E100 फ्यूल स्टेशन विकसित करने की योजना बना रही है। सम्राट सरकार का बड़ा प्लान, बिहार के हर जिलों को खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के विकास, शहरीकरण और फिर प्रशासनिक सुधार को लेकर के कई बड़े फैसलों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सेवाओं और फिर नए टाउनशिप विकसित करने पर है, जिससे लगभग हर जिले को किसी न किसी रूप में फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सरकार 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बेहतर सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल और फिर आधुनिक सुविधाओं वाले नए शहरी क्षेत्र बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और फिर बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। साथ ही किसानों को बाजार भाव से 4 गुना तक मुआवजा और फिर विकसित जमीन का हिस्सा वापस देने जैसी योजनाओं पर भी काम हो रहा है। बिहार के गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, बिहार में टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। दरअसल बात है कि बिहार के गया से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही गया से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने की तैयारी में, जहां इस पहल से खास करके बौद्ध पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार गया, जो कि बोध गया विश्व भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से थाईलैंड समेत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पर्यटन उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना को बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से होटल, ट्रैवल और फिर लोकल व्यवसायियों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बिहार के 41 छात्रों को 28 लाख की स्कॉलरशिप, फिल्म निर्माण पर 4 करोड़ तक सब्सिडी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने शिक्षा और फिर फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की है। एक और जहां 41 छात्रों को कुल 28 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो वहीं पर फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। जानकारी के अनुसार ये स्कॉलरशिप मेधावी छात्रों को आगे की पढ़ाई में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से दी जा रही है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सके। इससे बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। वहीं पर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के सरकार का फोकस बिहार को शूटिंग और फिर प्रोडक्शन का नया हब बनाने पर है। 4 करोड़ तक की सब्सिडी से फिल्म निर्माताओं को राज्य में शूटिंग के लिए आकर्षित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और फिर बिहार के सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। आपके मोबाइल में दिख रहा ये शख्स कभी बेचता था सब्जी, आज करोड़ों की कंपनी का है मालिक। भावुक कर दी संघर्ष की कहानी।
दरअसल एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति ने बेहद साधारण शुरुआत से उठ करके बड़ी सफलता हासिल की है। कभी सड़कों पर सब्जी बेच करके गुजारा करने वाला यह शख्स आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका है, जहां उनकी मेहनत और फिर संघर्ष की कहानी लोगों को भावुक करने के साथ साथ प्रेरित भी कर रही है। जानकारी के अनुसार शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया, नई चीज़ें सीखी और फिर जोखिम उठा करके व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। जब लगातार मेहनत और फिर सही फैसले के कारण उनका कारोबार बढ़ता गया है और आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में पहचाने जाते हैं। बिहार सरकार की कमाई का सच, SGST के सहारे बढ़ेगा खजाना, फिर भी केंद्र पर निर्भरता कायम। दरअसल बात यह है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें बिहार की आय का बड़ा हिस्सा SGST से आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ने से राज्य के खजाने को मजबूती मिलेगी और सरकार की अपनी कमाई में इजाफा होगा। जानकारी के अनुसार सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और फिर टैक्स संग्रह को बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रही है। व्यापार और उपभोग बढ़ने के साथ SGST से मिलने वाली आय में भी वृद्धि होने की संभावना है, जो राज्य के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी बिहार की वित्तीय व्यवस्था अभी भी काफ़ी हद तक केंद्र सरकार पर निर्भर बनी हुई है। जब केंद्र से मिलने वाले अनुदान और फिर हिस्सेदारी राज्य की कुल आय में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे पूरी तरह आत्मनिर्भरता अभी दूर नजर आती है। गर्म लू की वजह से हेल्दी लोगों में भी हार्ट का स्ट्रेस क्यों बढ़ सकता है? दरअसल बात है कि भीषण गर्मी और लू सिर्फ बीमार लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी तरह हेल्दी लोगों के लिए दिल पर भी असर डाल सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हार्ट तेज़ी से ब्लड पंप करता है, जिससे उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जानकारी के अनुसार गर्मी में ज़्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी और फिर ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है। इससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है और हार्ट रेट बढ़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार डिहाइड्रेशन और फिर हीट स्ट्रेस की वजह से स्वस्थ लोगों में भी चक्कर, घबराहट, थकान और हार्ट पर दबाव महसूस हो सकता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि तेज धूप में ज़्यादा देर बाहर ना रहें, पर्याप्त पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और दोपहर के समय भारी एक्सरसाइज करें। या वहीं पर अगर सांस फूलना, सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी या चक्कर जैसी समस्या हो तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्लेटफॉर्म पर अचानक बेहोश होकर के गिरा यात्री गंभीर रूप से जख्मी। दरअसल बात है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उस वक्त अफरा तफड़ी मच गई जब एक यात्री अचानक बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह जोर से नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उनके सिर और फिर शरीर में गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद यात्रियों और फिर रेलवे कर्मियों ने तुरंत मदद करते हुए उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में तेज गर्मी और फिर लू को इस घटना की संभावित वजह माना जा रहा है। फिलहाल यात्री का इलाज जारी है और उसके हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना नई लिस्ट में फिर नंबर 1 बना खगड़िया। बिहार के 153 में से अकेले 61 कलाकारों का हुआ चयन। दरअसल बात है कि बिहार में कलाकारों को प्रोत्साहित देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना में खगड़िया एक बार फिर से अव्वल रहा है। नई लिस्ट में राज्य के कुल 153 चयनित कलाकारों में से अकेले 61 कलाकार खगड़िया जिले से चुने गए हैं, जिससे ये जिला चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी कला को आगे बढ़ा सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। खगड़िया से बड़ी संख्या में चयन होने को वहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और फिर सक्रिय कलाकारों की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। इस चयन के बाद जिले में खुशी का माहौल है और कलाकारों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पर अन्य जिलों के कलाकारों के बीच भी इस योजना को लेकर के जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, किशनगंज से बहुत जल्द बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है, वो भी 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शायद सुनकर के आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि किशनगंज भी इसका स्टेशन बनेगा। बुलेट ट्रेन का स्टेशन किशनगंज भी बनेगा। दरअसल बात यह है कि वाराणसी से सिलीगुड़ी सिर्फ अब 3 घंटे में यूपी, बिहार, बंगाल की तस्वीर बदल देगी। इस महीने से ही बुलेट ट्रेन का सर्वे अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, वाराणसी से सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए जुलाई से हवाई और फिर
जमीनी सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बुलेट ट्रेन किन किन शहरों से होकर के गुजरेगी और किन किन शहरों में इसका स्टेशन बनेगा, और साथ ही साथ बुलेट ट्रेन की आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये आप जो तस्वीर दिख रहे हैं ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर है। ये डिजाइन किया गया है, सेम इस तरीके का बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने लगेगी। इसके जो आगे का जो हिस्सा है ये बिल्कुल डॉल्फिन की तरह है। आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन के द्वारा किशनगंज से पटना सिर्फ 1 घंटे में सफर तय होगी। जहां पर अभी किशनगंज से पटना जाने में पूरे 7 से 8 घंटा समय लगता है, वहीं पर बुलेट ट्रेन में 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं पटना। अब आप सोचिए कि कितनी तेजी से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। 300 से 350 किलोमीटर स्पीड रहेगा। वहीं पर कटिहार के बारे में अगर बात किया जाए तो कटिहार अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो 2 घंटा समय लगता है। वहीं पर बुलेट ट्रेन से महज आप 20 मिनट में यह सफर पूरा कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि यूपी के आध्यात्मिक शहर वाराणसी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक का सफर महज 3 घंटे में पूरा होगा। यह सफर फिलहाल करीब 15 घंटे में पूरा होता है। यह संभव होगा कि वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से केंद्र सरकार ने पहले से ही इस रूट को मंजूरी दे दी है और बजट 2026 में इसका प्रस्ताव भी था। अब इस रूट पर जल्द सर्वे शुरू होने वाला है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी से पटना और फिर सिलीगुड़ी को जोड़ा जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL ने इस कॉरिडोर के लिए एक स्पेशल सर्वे टीम का गठन किया है, जो इसी साल जुलाई 2026 से हवाई और फिर जमीनी सर्वे का काम शुरू करने जा रही है। जहाँ आखिर इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रूट क्या होगा और कौन कौन से स्टेशन इस कॉरिडोर पर पड़ेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दरअसल बातें हैं कि 15 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा होगा। दोस्तों, किशनगंज के पास चिकन नेक है, ये तो आप जानते हैं। चिकन नेक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर के अब सरकार गंभीर हो गई है। यह केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार 120 एकड़ जमीन देने जा रही है। जी हाँ, बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और फिर निर्णायक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर बंगाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। जब मंगलवार को सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला बेहद संकरा भूभाग है। ये इलाका रणनीतिक रूप से इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके आसपास बांग्लादेश, नेपाल और फिर भूटान की सीमाएं स्थित है, जबकि चीन सीमा की दूरी भी अपेक्षाकृत कम है। रक्षा योजनाओं में चिकन नेक कॉरिडोर की अहम भूमिका है। विशेषज्ञों के मुताबिक कॉरिडोर के कुछ हिस्सों की चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर है, जिससे किसी भी सैन्य या फिर भू राजनीतिक संकट की स्थिति में ये क्षेत्र संवेदनशील बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा रणनीति और फिर रक्षा योजनाओं में चिकन नेक कॉरिडोर की अहम भूमिका रही है। जब बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी इससे पहले राज्य में पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी थी। जब राज्य में हाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए देश की जीवन रेखा माना जाता है। सड़क, रेल, सैन्य आपूर्ति, व्यापारिक गतिविधियों और फिर रसद संचालन के लिए यही मुख्य संपर्क मार्ग है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भूमिका उपलब्धता को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस जमीन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर रक्षा ढांचा, लॉजिस्टिक हब, सुरक्षा प्रतिष्ठान, कनेक्टिविटी विस्तार या फिर अन्य रणनीतिक परियोजना विकसित की जा सकती है। अगर देश में आर्थिक संकट आया तो आम लोगों पर क्या असर होगा, आप पर क्या असर होगा? क्या आप संकट में पड़ जाएंगे? क्या आप कंगाल हो जाएंगे? बातें हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता कर्ज और फिर बाजार में डर। जब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता कहते हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है तो सवाल उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, और अगर सच में आर्थिक संकट आया तो फिर आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आर्थिक संकट का मतलब सिर्फ शेयर बाजार गिरना नहीं होता है। इसका असली असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता है, यानी कि आप पर। सबसे पहला असर होता है महंगाई।
अगर देश आर्थिक संकट में फंसता है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, गैस सिलेंडर भी महंगा हो जाता है, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि आज जो दाल 120 रुपये किलो आप खरीदते हैं वो 150 से 180 रुपये किलो तक जा सकती है। पेट्रोल अभी 110 रुपये प्रति लीटर है, जो अब बाद में 130 से 140 रुपये तक जा सकता है अगर आर्थिक संकट आता है तो। वहीं पर दूध, तेल, सब्जी, हर चीज़ आम आदमी की पहुँच से बाहर होने वाली है। वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा खतरा है बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो फिर कंपनियां खर्च कम करना शुरू कर देती है, नई भर्ती बंद हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद होने लगती है और हजारों लोग नौकरी गंवा देते हैं। सबसे ज़्यादा मार मध्यम वर्ग और फिर गरीब लोगों पर पड़ती है। जो लोग पहले से EMI लोन और कर्ज में दबे हैं उनकी हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं पर बैंक का ब्याज बढ़ सकता है, होम लोन महंगा हो सकता है, छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद होने लगती है। अगर आर्थिक संकट ज़्यादा गहरा हो जाए तो फिर सरकार को भी मुश्किलें होने लगती है। वहीं पर सरकारी योजनाओं में कटौती हो सकती है, नई नौकरियां रुक सकती है और विकास कार्य धीमी पड़ सकते हैं। दोस्तों, ईद उल अजहा कब है और ईद उल अजहा क्या है, क्यों दी जाती है कुर्बानी, जानिए बकरीद का पूरा महत्व। दरअसल दुनिया भर के मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल ईद उल अजहा, जिसे आम भाषा में बकरीद भी कहा जाता है, सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि कुर्बानी, त्याग, इंसानियत और फिर अल्लाह की राह में समर्पण का पैगाम है। हर साल ये त्यौहार इस्लामी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है और इसी महीने में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा हज भी होता है। भारत में इस साल यानी ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की तारीख चांद दिखने पर तय होगी। अभी अनुमान के मुताबिक ये 27 मई 2026 बुधवार या फिर 28 मई 2026 गुरुवार को हो सकती है। अंतिम तारीख चांद दिखने के बाद ही आधिकारिक रूप से घोषित की जाएगी। वहीं पर ईद उल अजहा का संबंध हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी से जुड़ा है जिसने पूरी इंसानियत को सब्र और फिर अल्लाह की बंदगी का संदेश दिया है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बानी करने को कहा। जब उन्होंने ख्वाब में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का आदेश दिया तो फिर उन्होंने बिना सवाल किए अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया। और जब वे अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तब अल्लाह ने उनकी इस आजमाइश को कबूल कर लिया है और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया है। यही वजह है कि ईद उल अजहा पर मुसलमान जानवर की कुर्बानी देते हैं, लेकिन इसका असली मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयां, घमंड, लालच और फिर नफरत को ख़त्म करना है। इस दिन लोग सुबह ईदगाह या फिर मस्जिदों में जाकर के खास नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगा करके मुबारकबाद देते हैं और फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है। जब कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटने की परंपरा है, एक हिस्सा गरीबों और फिर ज़रूरतमंदों के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक अपने घर के लिए रखा जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ किशनगंज में मेडिकल दुकानें बंद हुई है, ई फार्मेसी पर सख्त नियम की मांग की है। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज में बुधवार को मेडिकल दुकानों पर ताले लटक गए। दरअसल देश भर में ऑनलाइन दवा बिक्री यानी कि ई फार्मेसी के विरोध में दवा कारोबारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की, जिसका असर किशनगंज में भी साफ देखने को मिला। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के ज्यादातर मेडिकल स्टोर बंद रहे। यह दवा कारोबारियों का कहना है कि बिना सख्त नियमों के ऑनलाइन दवा बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक मेडिकल दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। किशनगंज दवा विक्रेता संघ के सचिव जंगी प्रसाद दास ने कहा है कि छोटे मेडिकल स्टोर संचालक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयां बेच रहे हैं, जो मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दवा व्यवसायियों का कहना है कि दवा कोई सामान्य सामान नहीं है, गलत दवा या फिर बिना सलाह के दवा लेने से लोगों की जान तक जा सकती है, इसलिए ई फार्मेसी पर कड़ी निगरानी जरूरी है। वहीं पर व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए सख्त नियम बनाए जाएं और स्थानीय दुकानदारों के हितों की रक्षा की जाए। जब संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो फिर भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया जा सकता है। हालांकि मेडिकल दुकानों के बंद रहने से आम लोगों को परेशानी भी हुई है, खास करके बुजुर्ग, गंभीर मरीज और रोजाना दवा लेने वाले लोग चिंतित नजर आए। स्थिति को देखते
देखते हुए जिला प्रशासन और फिर दवा विक्रेता संघ के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद जिला मुख्यालय की 5 प्रमुख मेडिकल दुकानों को हड़ताल से मुक्त रखा गया। इन दुकानों को सिर्फ इमरजेंसी और फिर जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के लिए खोला गया, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों और फिर गंभीर बीमार लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं पर दवा विक्रेताओं के मुताबिक हड़ताल का असर 19 मई की रात से शुरू होकर के 20 मई की रात तक चला है। ऐसे में कई इलाकों में मेडिकल स्टोर बंद रही है। दोस्तों, बहादुरगंज नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान ने एआईएमआईएम पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एआईएमआईएम पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्विर आलम को गाली देने, टिकट बेचने और चुनावी वादों को तोड़ने का आरोप लगाया है। वसीकुर रहमान ने कहा कि एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्विर आलम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया है कि इसके खिलाफत में धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं पर चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान ने प्रोफेसर मुसव्विर आलम की शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि एक शिक्षित और फिर समर्पित व्यक्ति को एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा अब शब्द कहे जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पर एआईएमआईएम के नेता और फिर समर्थकों ने भी वसीकुर रहमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एआईएमआईएम के समर्थकों का कहना है कि वसीकुर रहमान साहब जिस तरह से एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं, उनके सपोर्टरों को लेकर के जो अभद्र बातें कही है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये बिल्कुल भी अभद्र है। हालांकि वसीकुर रहमान साहब ने अपने बयान पर माफी भी मांगी है। वसीकुर रहमान ने एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान के बयान का भी जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोफेसर मुसव्विर आलम कोई सरकारी वेतन नहीं ले रहे थे, बल्कि वित्त रहित पैकेज के तहत कार्यरत थे। वहीं पर वसीकुर रहमान ने एआईएमआईएम पर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ती है। उन्होंने दावा किया है कि एआईएमआईएम टिकटों की खरीद बिक्री करती है और काम के नाम पर तथा पैसे के जोर पर वोट हासिल करती है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम केवल जाति और फिर धर्म के नाम पर वोट मांगती है, विकास या फिर जनसेवा इनके एजेंडे में नहीं है। वहीं पर चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान ने एआईएमआईएम पर अपने चुनावी वादों को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने क्षेत्र में इंस्टीट्यूट और फिर अस्पताल खोलने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक ना तो कोई स्कूल खुला और ना ही कोई छोटा क्लिनिक। वसीकुर रहमान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसे तत्वों को क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया तो फिर बहादुरगंज और फिर किशनगंज की सदियों पुरानी हिंदू मुस्लिम गंगा जमीनी तहजीब खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, बिहार में सोने का भंडार मिला है। बिहार में सोने से भी महंगी चीज का भंडार मिला है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अब बिहार का भी दिन सुधरने वाला है। अब बिहार की आर्थिक हालात सुधरने वाली है। दरअसल कहा जाता है कि हमारे देश में सोने को साधारण धातु नहीं मानते हैं, बल्कि इसे परंपराओं, शादियों और पूजा में इस्तेमाल होने वाला एक खास धातु के रूप में देखा जाता है। यह बिहार इस समय चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर सोने से भी ज्यादा महंगी चीज का भंडार मिला है। जी हाँ, बिहार में दुर्लभ खनिज तत्वों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार मिला है। केंद्र सरकार ने राज्य में 14 ब्लॉकों की पहचान की है। इनकी नीलामी जल्द शुरू होने वाली है। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि इन खनिजों में टाइटेनियम, ग्लाइकोनाइट और कोबाल्ट शामिल है। जब बांका जिले में कोबाल्ट और भागलपुर के बटेश्वर स्थान क्षेत्र में रेयर अर्थ के संकेत मिले हैं। अब सवाल है कि आखिर ये रेयर अर्थ जो भंडार मिला है, जो खनिज मिला है, ये किस चीज में इस्तेमाल होता है, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 तरह के रासायनिक तत्व होते हैं जो प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, ड्रोन और फिर सैन्य संचार उपकरणों में होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी, स्क्रीन, कैमरा, लेंस और हार्ड डिस्क बनाने में भी इनकी जरूरत पड़ती है। इस बीच लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रेयर अर्थ निकालना मुश्किल क्यों होता है। तो आपको बता दूं कि रेयर अर्थ तत्व रासायनिक रूप से एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं। इनकी आयनिक साइज और क्वालिटी लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग करना बेहद मुश्किल काम है। मुख्य तरीका लिक्विड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। इस एक्सट्रैक्शन में सैकड़ों स्टेज लगते हैं। मिक्सर और फिर सेटलिंग टैंक्स का भी पूरा प्रोसेस होता है, जैसे इसमें तेज एसिड और फिर
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है जो जहरीला कचरा पैदा करते हैं। या इसमें निरंतर संचालन, सटीक कंट्रोल, महंगे उपकरण और विशेषज्ञ ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लैब में छोटे लेवल पर तो आसान है, लेकिन बड़े पैमाने पर फैक्ट्री स्तर पर चलाना बहुत मुश्किल है। या इसमें महंगे उपकरण, सटीक कंट्रोल और फिर विशेषज्ञ ज्ञान चाहिए होता है। चीन में हजारों अनुभवी इंजीनियर हैं जो कि दशकों से ये काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में विशेषज्ञों की कमी है। इसके साथ ही पर्यावरण नियम भी सख्त होने से खर्च बढ़ जाता है। इन खनिजों को निकालना और शुद्ध करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबा, मुश्किल और महंगा होता है। फिर भी बिहार का ये भंडार देश के लिए बड़ा मौका है। एक छोटे अमाउंट्स के रेयर अर्थ को शुद्ध करने में भी बहुत समय और फिर एनर्जी लगती है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते समय इसमें जहरीला कचरा निकलता है और पर्यावरण नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि काफी महंगा होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।